नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। रुक करते हैं रियल ट्रेंड्स का। तो आज रियल ट्रेंड्स में मैं आपको बताऊंगा एक नए तरह के ट्रेंड को जो पिछले 1-2 साल से भारतीय रियल एस्टेट में देखने को मिला है। ये है फ्रैक्शनल ओनरशिप। फ्रैक्शनल ओनरशिप में होता यह है कि कई सारे बायर्स मिलकर एक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। उस प्रॉपर्टी में निवेश करने के बाद उन्हें रेंटल इनकम होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो एक नया ट्रेंड है इस समय भारतीय बाज़ार में देखने को मिल रहा है। तो आज मैं एक प्रॉपर्टी में हूँ। ये प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत ही लोगों ने ख़रीदी है। तो ये एक नई तरह का ट्रेंड है, एक अच्छा वर्टिकल है निवेश का। समझेंगे इसको। ये अलाइफ कंपनी बना रही है और अलाइफ के जो फाउंडर हैं मिस्टर सौरभ, उनसे बात करते हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। तो सौरभ हमारे साथ हैं और सौरभ हमें बताएंगे कि ये जो अलाइफ की प्रॉपर्टी है, ये लोनावला की एक प्रॉपर्टी है, इसको किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अगर निवेश करते हैं तो उसमें से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बात करेंगे। तो सौरभ, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और मुझे पहले ये बताइए कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख में पॉसिबल कैसे है ये? एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो हॉलीडे होम एज ए कैटेगरी है, लोग इसमें टिपिकली निवेश नहीं करते। तो आप जनरली देखेंगे कुछ 292 मिलियन हाउस होल्ड है अपने देश में, 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है। इट इज़ लिमिटेड, सिर्फ 2 लाख हॉलीडे होम है पूरे देश में। सो जब इस प्रॉब्लम को समझा ऐसा क्या है, तो सबसे बड़ी तकलीफ ये दिखी कि लोगों के लिए कमर्शियली सेंस नहीं बनाता है कि अगर मैं 3 करोड़ रुपए खरीदूं और मेरे को इसको सालाना सिर्फ 30 से 40 दिन इस्तेमाल करना है इन द बेस्ट केस सिनेरियो, मैं 3 करोड़ का निवेश क्यों करूं? तो अब इसको हमने प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे किया? तो हम क्या करते हैं, हर प्रॉपर्टी को एक एलएलपी के अंदर खरीदते हैं और उसके 10 शेयर होल्डर होते हैं। मतलब एक कंपनी है अलाइफ जो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक एलएलपी कंपनी क्रिएट करती है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी कंपनी में प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। मान लीजिए उस एलएलपी में 20 प्रॉपर्टी हैं, तो उन 20 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल बायर्स होते हैं, ऐसा आपका कहना है? नहीं, हर एक प्रॉपर्टी एक एलएलपी पे खरीदी जाती है। तो ये जो विला नंबर 30 है, इस विला नंबर 30 की एक एलएलपी, तो मान के चलिए इसको एबीसी एलएलपी ओन करता है। अब इसमें दीपक जी 10% के शेयर होल्डर है, सौरभ 10% के शेयर होल्डर है और बचे हुए 8 लोग भी 10% के शेयर होल्डर है। तो सब लोगों का निवेश 3 करोड़ की जगह 30 लाख रुपए हो गया। उस 30 लाख रुपए पे आके उनको 35 दिन सालाना इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल, हम बहुत सारी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी में हम लोग एक बार नज़र भी मारें। तो ये देखा आपने कि हमने पहले बाहर का पोर्शन देखा, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के बाद आप एंट्री करते हैं दूसरे रास्ते, तो ये किचन से होते हुए आप ड्राइंग रूम में आते हैं। ये ड्राइंग रूम है, आई थिंक काफ़ी अच्छा साइज़ है ड्राइंग रूम का। मुझे एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपको प्रॉपर्टी बेसिकली मिलती कैसी है, आप उसमें क्या कुछ अमेंडमेंट करते हैं और फिर आप बायर्स जो आपको अमाउंट पे करता है उसमें उसे क्या क्या मिलता है? तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी को एज अ वार्म शेल ले लेते हैं। जब मैं वार्म शेल की बात करूं, मतलब बिना फ्लोरिंग के हम प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर का सारा काम हमारी खुद की डिज़ाइन मैनेजमेंट टीम करती है। तो राइट फ्रॉम फ्लोरिंग की, जिस तरीके से पूरा फर्नीचर आप लोगों को दिख रहा है, ये सब हमारी टीम करती है। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन करके टिल द टाइम कि कस्टमर सिर्फ अपने बैग के साथ यहाँ पर आके अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकता है। तो कटलरी भी आप जो देख रहे हैं, कप, प्लेट, गैस, सारी सुविधा, सारे वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब अलाइफ की टीम करके उनको दे। हमारे साथ जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो पूरा सॉफ्टवेयर का एंगल साथ में आता है, जिसमें जो केयर टेकर है, जो सुविधाएं देते हैं, तो ये वाली स्पेस सबसे ज़्यादा उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हम रात को लाइव सिंगर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बारबेक्यू पार्टीज कर देते हैं। इसलिए ये स्पेस हम काफ़ी स्पेशियस रखते हैं। एक सेपरेट डाइनिंग है, एक सेपरेट सोफा है, जहाँ फैमिली अपना मैक्सिमम टाइम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप अगर वेकेशन मनाने जाना चाहते हैं कहीं, तो आप बजाय होटल के आप अपनी ऑन प्रॉपर्टी पे वेकेशन मना सकते हैं, उन्हीं एमिनिटीज़ के साथ, उन्हीं सुविधाओं के साथ जो आपको 5 स्टार्स में मिलती हैं या बाकी दूसरे किसी अच्छे रिजॉर्ट में मिलती है। तो मैं चाहूँगा एक बार हम लोग ऊपर चलें। बिल्कुल। ये एक मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम के साथ एक बड़ी सी बालकनी है बाहर, जहाँ पर आप टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा कमरा है, साथ में टॉयलेट भी है, वॉक इन वार्डरोब है और इसी से लगा हुआ एक और बेडरूम है ठीक बगल में। फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो तो दुनिया भर में, यूएस यूके में पहले से है, इंडिया में अभी शुरू हुआ है। लेकिन इंडिया में सबसे पहले तो आपने शुरू कब किया
और आपके साथ आपको किस तरह का इसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है? मैंने ये अलाइफ चालू किया अभी 1 साल हो गया है। जैसे आपको मेरा बैकग्राउंड पता है, मैं 14 साल से रियल एस्टेट पे हूँ। नो ब्रोकर के समय जब नो ब्रोकर चालू किया था तब हमको दिखने लग गया था कि डिमांड हॉलीडे होम की इंडिया में बहुत बढ़ रही है। अलाइफ चालू करने के 2 बहुत बड़े पर्पस है। एक तो ये पूरा जो अपॉर्चुनिटी है, ये विलास टाइप की जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये हम मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। जो इंडिया के मिडिल क्लास जनता है, जो कन्वीनियंस के लिए पैसा खर्चा करना चाहती है, लाइफस्टाइल के लिए पैसा खर्चा करना चाहती है, उन लोगों के लिए एक तो हम इसको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। ये प्रॉपर्टी बना तो दिया, अब इसको मैनेज कौन करेगा? तो एज अलाइफ हम ना सिर्फ आपको 1/10 कॉस्ट में प्रॉपर्टी दिलाते हैं, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का पूरा हैसल हमारा है। तो आप जब आते हो, आपका पूरा आपका स्टे पूरा हैसल फ्री रहता है। जिस तरीके से आप अभी बेड लिनन सब देख रहे हो, जैसे होटल में आपको जो सुविधाएं मिलती है, सेम सुविधाएं अलाइफ में मिलती है। आपको फुल टाइम केयर टेकर मिलता है एंड द बेस्ट थिंग इज आपका कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने ठीक बात है। एक और कमरा है, उसको भी देखते हैं। आपकी प्लानिंग और आगे कहाँ की, किन किन जगहों पर जाने की है, किन किन प्लेसेस पर आप आगे न्यू लॉन्चेस करेंगे? दूसरी बात कि रेंटल यील्ड क्या है? अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, मान लीजिए 10% में प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो मुझे उस 10% में रेंटल यील्ड कितना निकल के आ रहा है, और इन फ्यूचर रेंटल यील्ड अगले 5 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हमारा लाइफ का एक मोटो है जिसे हम कहते हैं ओन, एंजॉय एंड अर्न। ओन मतलब ये प्रॉपर्टी आप ओन करते हो। तो इस 30 लाख के निवेश में जो भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन विद टाइम मिलता है, कल को मान के चलिए 5 साल बाद ये विला 4.5 करोड़ का हो जाता है, तो जो 30 का 45 लाख आपके इन्वेस्टमेंट का हो गया, वो पूरे का पूरा मुनाफा आपका है। तो इसलिए ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एंजॉय। एंजॉय से हमारा मतलब ये कि जो 35 दिन आपको मिलते हैं, ये आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये होगा कि 35 में से आप शायद 10 दिन ही यूज कर पा रहे, 20 दिन ही यूज कर पा रहे। तो जो आपके बैलेंस नंबर ऑफ डेज है, उसको एज अ लाइफ हम रेंट पे चढ़ाते हैं और रेंटल इनकम की पूरी कमाई आपकी हो जाती है। हमारा बैलेंस क्या? हमारा बैलेंस 35 दिन में से 35 दिन में या 365 दिन में 35 दिन में से। आपका शायद 35 दिन का है 1/10 इन्वेस्टमेंट में। अब 35 दिन में से आपने मान के चलिए 10 दिन ही इस्तेमाल किया, तो आपके जो बैलेंस 25 डेज है वो अलाइफ तमाम रेंटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और हमारे खुद के रेंटल प्लेटफॉर्म के थ्रू रेंट पे देती है और उससे आपको रेंटल इनकम की कमाई होती है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि अगर अपन इसका रेंटल का कैप वो देखें कि कितना आप कमा सकते हैं, तो गोवा जैसे लोकेलिटी पे करीबन 6 से 8% का सालाना रेंटल इनकम की कमाई होती है। लोनावला में करीबन 4 से 6% की होती है। बट उसको अगर मैं कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ मर्ज कर दूं, जो आप सालाना 7 से 10% पकड़ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं 11 से 16% का आपको रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में। प्लस आपको अपनी फैमिली के साथ यूज करने के लिए पूरी एक लाइफस्टाइल की प्रॉपर्टी। अगर कोई नहीं 30-35 दिन मतलब बिताना चाहता है, नहीं यूज़ करना चाहता है, तो क्या वो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है? मतलब मुझे नहीं यूज़ करना है, मेरा कोई गेस्ट है, क्या मैं उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? ये बिल्कुल कर सकते हैं। जब 35 दिन आपको मिल गए और आप इस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हैं, तो आपके स्केड्यूल पे कोई भी जना आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको कमर्शियली यूज करना चाहते हैं, मतलब रेंट पे देना चाहते हैं, वो सिर्फ अलाइफ के माध्यम से होता है, क्योंकि 10 ओनर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और रेंटल मैनेजमेंट की अलाइफ के थ्रू है। इसलिए हम इसको कंप्लीटली हैसल फ्री सोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये 2 फ्लोर की प्रॉपर्टी है, 1 बेडरूम नीचे है, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम नीचे है, ऊपर 2 बेडरूम है, उसके ऊपर रूफटॉप है। लेकिन सौरभ जी, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर कोई इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी से निकलना चाहता है, 10 इन्वेस्टर्स हैं जिनमें से मान लीजिए 2 लोगों को इसमें से एग्जिट करना है, तो एग्जिट क्लॉज कैसा है और उसमें किस तरह से आपने उसको डिज़ाइन किया है ताकि जो इन्वेस्टर है उसका एप्रिसिएशन जो हुआ है प्रॉपर्टी का वो भी मिले और वो हैप्पी बिल्कुल बाहर भी हो जाए? मेरे ख्याल से किसी भी निवेश का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि यार मैंने निवेश तो कर दिया, मैं बेचूंगा कैसे? तो अलाइफ इस पे ना पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन देता है, ना सिर्फ आपको दिलाने पे, ना सिर्फ मैनेजमेंट पे, बट ये शेयर बिकवाने पे भी। तो जैसे अपन शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो बेचते हैं, हमारा विजन है कि ये इतना ही स्ट्रीमलाइन हो जाए सारी चीज़ें। अभी भी आप देखेंगे तो LLP पे आपने 10% का निवेश करा हुआ है। अब जैसे ही आपको ये बेचना है, सबसे ब्यूटी मॉडल की ये है कि बचे हुए 9 बायर्स को आप शायद जानते भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वापस से अलाइफ पे आएंगे प्लेटफॉर्म पे, आप बोलेंगे यार मैंने 30 लाख में खरीदा था, 3 साल बाद अब इसको मेरे को 40 लाख में बेचना है। हम हमारे जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है प्लस हमारा जो ब्रोकर कम्युनिटी है उससे राइट बायर लाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे प्राइस मैचअप हो जाता है सिर्फ आपके शेयर्स उन पर ट्रांसफर हो जाते हैं।
तो इट्स जस्ट शेयर ट्रांसफर विच हैपेंस। प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे कोई डिस्प्यूट नहीं, वो एलएलपी के नाम पे ही कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि आज से 30 साल बाद जो शुरुआती इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी में थे शायद वो ना हो, पूरे 10 बदल चुके हों, प्रॉपर्टी यहीं रहेगी। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है इस देश में फिलहाल, हालांकि इस पर सेबी भी गाइडलाइन लेकर आ रही है। सेबी वाला तो जैसे अपन सबको पता है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सेबी वाला, क्योंकि जैसे सेबी का कंसल्टेशन पेपर एक लॉ बन के इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, तो लॉ बन के एनफोर्स हो जाता है। हम ये देखेंगे कि ये पूरा जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का इंडिया पे व्यापार है ना, तो बिजनेस है, ये यहाँ से करीबन 50x की पोटेंशियल रखता है। क्योंकि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि लोग एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि यही मैटर पूरा रिजॉल्व हो जाता है कि किस तरीके से मैं प्रॉपर्टी पे खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये सब सेबी के अंतर्गत में, तो सेबी के मुताबिक होना चालू हो जाता है। पूरी इंडस्ट्री अपने आप में रेगुलेटेड हो जाती है। तो हम सब एज फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेयर वेट कर रहे हैं रेगुलेशन को एग्जीक्यूट होने का। मेरे ख्याल से जैसे वो एग्जीक्यूट होता है, एक कॉमन मैन को भी, एक मिडिल मैन को भी बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है कि यार एक वॉचडॉग है जो देख रहा है सारी चीज़ को। ठीक बात है, रेगुलेटर बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में अभी रह रहा है। इसी तरह से फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक तरह से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वर्टिकल होगा, जाहिर तौर पर सेबी की निगरानी बहुत ज़रूरी होगी। तो क्या उसके बाद जो संस्थागत निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो बड़ी मात्रा में आएंगे, तो जाहिर तौर पर इसका मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो मुझे लगता है दीपक जी, फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी 2-3 तरीके की इंडस्ट्री अंदर चल रही है। कमर्शियल हो गया, एक वेयर हाउसिंग हो गया, और एक अपने आप में हॉलीडे होम इंडस्ट्री है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं लोगों के निवेश करने के, बट ये सारी इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बिकॉज हम सब ने एक चीज़ ये देखी है कि बहुत सारे फेंस सेटर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग निवेश कर देते हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इसको रेगुलेट होने का। तो मुझे लगता है जैसे ये रेगुलेट हो जाता है, यहाँ से ये पूरी फ्रैक्शनल ओनरशिप इंडस्ट्री इंडिया में कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। अभी तक आप कैसे करते थे कि कोई प्रॉपर्टी देखते थे, किसी डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट करते थे और फिर आप उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर ओन करते थे, लेकिन ये एक अच्छा वर्टिकल ऐसा आया है, जैसा कि सौरभ जी ने भी इसको डिस्क्राइब किया, कि आप कम पैसों में 10% अमाउंट में एक 100% प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो हॉलीडे होम्स जो होते हैं वो आप 365 दिन यूज़ नहीं करते हैं, साल में 1-2 बार ही जाते हैं, वहाँ पर आप एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके जो बचे हुए दिन हैं वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप रेंटल इनकम को भी यूज़ कर सकते हैं उन 35 डेज़ का। उसको मैं कोट कर दूं कि जो आपके 35 डेज़ हैं, क्योंकि आप 10% के पार्टनर हैं तो 10% हिस्से का ही आप रेंटल का फ़ायदा ले सकते हैं, बाकी का नहीं। तो बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में बताने की कोशिश की। तमाम फ़ायदे हैं, हो सकता है तमाम नुकसान भी होंगे, उसको और भी ध्यान से देखने की, समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात कि आप अगर कहीं पर भी निवेश करते हैं तो हर बार जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो उसको फ्रॉड करने वाले या उसकी डुप्लीकेसी, कार्बन कॉपी बहुत सारी बन जाती है। तो आप ध्यान रखें, ड्यू डिलिजेंस करें, अच्छी प्रॉपर्टी में जाएं और जिस भी इन्वेस्टर के पास जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, डेवलपर कैसा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है। और जैसा कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में, वैसे तो रियल ओनरशिप में भी कभी कभी होता है कि टाइटल की दिक्कत आती है, सब चीज़ों को आप ज़रूर देख लें पहले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।